हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा, वर्क तथा एनर्जी की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चैप्टर के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि इस टॉपिक से हमें जो टॉपिक हटाया गया है वो कौन सा है। 11.3 कार्य करने की दर, ये वाला टॉपिक हटा दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो सब हमें पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम पहले एक बार पाठ की थोड़ी रूपरेखा देख लेते हैं कि इस पाठ में आखिर है क्या। तो देखिए, अध्याय 1 नज़र। सबसे पहले हम कार्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक जूल कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में। कार्य का सूत्र क्या होता है, ठीक है। किया गया कार्य कितने प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है। इसके बाद हम ऊर्जा के कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें, ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, और इसके बाद ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं वो ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इन सभी प्रकारों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करते हैं, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण किस तरह होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। और ऊर्जा के रूपों के अंतर्गत हम दो मुख्य ऊर्जाओं की बात करेंगे, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। और हमें जो ये कार्य करने की दर, शक्ति वाला टॉपिक है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अध्याय की रूपरेखा आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कार्य की, कि कार्य क्या होता है। तो देखिए, जब हम एक साधारण भाषा में बात करें कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। यानी हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। चाहे तो आप खेल रहे हो, गाना गा रहे हो, दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, यानी सरल से सरल हो, या कठिन से कठिन हो, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की, ठीक है। तो जो सजीवों में जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से। जितने भी इस प्रकृति में सजीव पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो सजीव जीव जंतु हैं, उन सजीवों को जो ऊर्जा मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है? भोजन से, ठीक है। इसी तरह जो मशीनें होती है, जो निर्जीव होती है, ठीक है, उन मशीनों को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईंधन की, ठीक है। यानी मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और मशीनों को वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ईंधन से। जैसे कार चल रही है तो कार को चलने के लिए इंजन का चलना जरूरी है। अब इंजन जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा कार को चलाने के लिए, तो इंजन द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ईंधन की। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकृति में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अगर वो कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है। बिना ऊर्जा के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। जैसे लेकिन ये हमारी भाषा में हो गया कि कार्य हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? कार्य है। लेकिन जैसे विज्ञान की भाषा में अगर इस बात को बात करें कि कभी कभार हम बहुत अधिक कठोर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञान की भाषा में उस कार्य को नहीं गिना जाता। उस कार्य को क्या गिना जाता है? नगण्य गिना जाता है, यानी न के बराबर गिना जाता है। कैसे? जैसे देखो, सभी प्रक्रिया, जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, चित्र बनाना हो गया, सोचना हो गया, विचार विमर्श करना आदि में क्या होती है? ऊर्जा व्यय होती है। चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चित्र बना रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ऊर्जा तो खर्च हो रही है। मतलब आपकी, हम एक साधारण भाषा में बात करें तो वो क्या है? आप कार्य कर रहे हो, और जब कार्य कर रहे हो तो ऊर्जा खर्च होनी ही है। लेकिन जो वैज्ञानिक परिभाषा है, उस वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इसमें बहुत थोड़ा सा, अर्थात नगण्य कार्य हुआ है, ठीक है। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कार्य नहीं गिना जाता, ठीक है। यानी हमारी भाषा में तो वो कार्य है कि हम भाई काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, खाना खा रहे हो, कोई पूछ रहा है भाई क्या कर रहा है या कौन सा कार्य कर रहा है, तो वो आप बोल लो कि खाना खा रहा हूँ, वो आपके लिए कार्य है। लेकिन विज्ञान की भाषा में वो कार्य नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, और कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता।
मतलब क्या, जैसे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है या दीवार है या चट्टान है, देखो जैसे चित्र में एक व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है और धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा लगेगी और कुछ समय के बाद वो थक जाएगा। इसका मतलब आप कहोगे कि मैंने कार्य किया था, मैंने काम किया था उसको हिलाने का या उसको विस्थापित करने का, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। मतलब आपने ऊर्जा तो खर्च की है फिर भी, यानी आपके लिए तो वो कार्य हुआ है कि आपने भाई कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन आपने अपना कार्य किया है। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े खड़े थक जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके सिर पर बड़ा सा सूटकेस रखा है, तो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद वह क्या हो जाएगा, थक जाएगा, उसको भार लगेगा, वो थक जाएगा, बोलेगा अब मुझसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा में कमी हो गई है और वो थक जाएगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में वो क्या है, वो स्थिर है, एक जगह खड़ा है, तो उसने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन साधारण भाषा में तो हम कहेंगे कि उस बेचारे ने क्या किया है, बहुत सारा कार्य किया है, वो कब से सूटकेस लेकर खड़ा है, ऊपर उठा के खड़ा हुआ है, मतलब उसने कार्य किया है। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कार्य नहीं कहा जाता। ठीक है, अब विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहा जाता है वो समझते हैं। देखो ये चित्र मैंने बता ही दिया कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से दीवार में गति तो नहीं होगी। ठीक है, यानी विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं हुआ, लेकिन हम साधारण भाषा में कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति कोशिश कर रहा था दीवार को हिलाने की या गिराने की, लेकिन वो नहीं हो पाया सफल, लेकिन उसकी ऊर्जा तो खर्च हुई है। इसी तरह एक व्यक्ति है जो इस चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर बल लगा रहा है, तो ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन चट्टान अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसने कुछ भी कार्य नहीं किया। ठीक है, विज्ञान की भाषा में इसने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो अब विज्ञान की भाषा में कार्य क्या होता है वो समझते हैं हम। देखें, तो विज्ञान की भाषा में कार्य उसे कहा जाता है जब, देखो पहली स्थिति क्या है कि जब चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। मतलब कोई वस्तु गति कर रही थी, समझ लीजिए ये कार थी और ये गति कर रही थी, ठीक है, यहाँ चल रही थी ऐसे, और जब आपने कुछ इस पर ऊर्जा लगाई या बल लगाया तो ये क्या होगी, यहाँ पर आके रुक गई, यहाँ पे आके क्या होगी, रुक गई। इसका मतलब ये गतिशील से किस में आई है, विराम अवस्था में, तो इसको हम कहेंगे कि इसने कार्य किया है, इस पर कार्य किया गया है। ठीक है, दूसरा, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। दूसरी स्थिति क्या है कि समझ लीजिए कोई कार थी, उस कार को आपने धक्का दिया और वो चलने लग गई, तो वो क्या होगी, विराम अवस्था में से गतिशील अवस्था में आ गई, तो उसे हम कहेंगे विज्ञान की भाषा में कि कार्य किया गया है। तीसरा, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तित हो जाए। मतलब जैसे एक साइकिल थी, एक व्यक्ति साइकिल को बिल्कुल धीरे से चला रहा था, ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पीछे से उसको धक्का दिया जोर से, तो साइकिल की गति क्या होगी, बढ़ गई, मतलब उसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब कि वो कार्य हुआ है। चौथा, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। मतलब जैसे एक प्लास्टिक का बर्तन था, एक प्लास्टिक का क्या था, बर्तन था, ठीक है, इस पर आपने जोर से दबाव डाला तो क्या होगा, ये सिकुड़ गया यानी मुड़ गया, इसकी आकृति बिगड़ गई, इसका मतलब इस पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो विज्ञान की भाषा में कार्य क्या है कि एक वस्तु की जो स्थिति है उस स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में थी तो या तो वो गतिशील में आ जाए, और अगर गतिशील थी तो किस में आ जाए, विराम में आ जाए, या फिर वो किसी वेग से चल रही थी तो उसके वेग में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। मतलब पहले समझ लीजिए अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, और फिर समझ लीजिए आपने उस पर बल लगाया और वो कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब उसकी वेग स्पीड में फर्क आ गया, अंतर आ गया, इसका मतलब उस पर कुछ कार्य किया गया है। चौथा, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। जैसे कुछ भी वस्तु थी, जैसे मैंने बताया एक प्लास्टिक का डिब्बा था, आपने उस पर जोर से बल लगाया तो उसका आकृति बिगड़ गई, वो टूट गया, इसका मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो इसे भी हम कहेंगे कि उस पर कार्य किया गया है। तो ये क्या है, ये विज्ञान की भाषा में है, कार्य इस प्रकार से परिभाषित होता है। तो देखें, तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना है कि वैज्ञानिक कार्य को कैसे मानते हैं, तो कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। ठीक है, या कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव में क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। यानी कि वैज्ञानिक कार्य उसी को कहते हैं जब एक वस्तु है और उस पर क्या लगा जाए, उस पर बल लगाया जाए। ठीक है, समझ लीजिए, मैं चित्र बना के बता देता हूँ। ये समझ लीजिए पत्थर था, यहाँ पर रखा था,
ठीक है। इस पर से एक व्यक्ति ने इधर बल लगाया तो ये यहाँ से खिसक के समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ गया। तो इसमें देखो क्या हुआ, इस पर जब बल लगाया तो इसकी जो स्थिति थी उस स्थिति में परिवर्तन आया। पहले ये यहाँ पर था, अब गतिशील होके इसने गति की यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर आ गया गति करके। तो इसी कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में कि इसने कार्य किया है, यानी इस पत्थर पर क्या किया है, कार्य किया गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी गति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर गति में परिवर्तन नहीं हो रहा और आप चाहे कितना भी बल लगा रहे हो तो हम उसको कार्य नहीं कह रहे। मतलब कैसे, जैसे आप अकेले किसी कार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपना पूरा बल लगा दिया, बिल्कुल थक गए, आपकी ऊर्जा तो खत्म होगी लेकिन वो कार अपनी जगह से नहीं हिले, तो उसे वैज्ञानिक भाषा में हम कहेंगे कि भाई वो कार्य नहीं हुआ। विज्ञान की भाषा में वो कुछ भी प्रकार का कार्य नहीं है। आपकी साधारण भाषा में है वो कि आपने उस पर बल लगाया है, आपकी ऊर्जा खत्म हो गई, आप बिल्कुल थक गए, मतलब आपने कार्य किया। लेकिन विज्ञान की भाषा में वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है। उस पर किया गया कार्य कैसा है, शून्य है। क्यों, क्योंकि उस गाड़ी की स्थिति में, उस कार की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो वो पहले जहाँ पर थी अभी भी वही की वही है। अगर वो उस स्थान से सरक कर आगे बढ़ जाती, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर बल लगा रहे हो और ये कार यहाँ से गति करके यहाँ तक आ जाती तो मतलब आप कहते कि भाई इस पर कार्य किया गया है, लेकिन इसकी गति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर किया गया कार्य क्या है, शून्य है या नगण्य है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चली कि कार्य हम उसी को कहेंगे विज्ञान की भाषा में जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्य। तो मतलब कार्य के लिए कितनी शर्तें होगी, दो शर्तें। पहली, वस्तु पर बल लगना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, उस वस्तु की स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, अन्यथा हम उसे कार्य नहीं कहेंगे। आया समझ में, फिर से समझा देता हूं। देखो पहले क्या है, वस्तु पर बल लगना चाहिए। ये कार थी, आप इस पर बल लगा रहे थे, बल मतलब फोर्स, ये लगा रहे थे, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त क्या है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी ये कार जो यहाँ पर खड़ी थी यहाँ से अगर आगे या पीछे गति कर रही है तो वो विस्थापित हो रही है, तो हम कहेंगे उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन आप भले कितना ही बल लगा रहे हो, भले 10 व्यक्ति मिलकर बल लगा रहे हो और आप बिल्कुल थक गए, लेकिन अगर कार की स्थिति नहीं बदली, उसकी जगह में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कुछ भी कार्य नहीं हुआ। आया समझ में। तो कार्य के लिए दो शर्तें जरूरी है, पहला उस पर बल लगना चाहिए और दूसरा जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो कैसे होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, अपनी जगह से उसकी दूसरी जगह पर क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि उस पर कार्य किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखें, आगे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे ये देखो, एक और चित्र के जरिए समझा रहे हैं। जैसे ये घोड़ा है, अब इस पर भले बल लग रहा है, ठीक है, इस पर भार रखा हुआ है, ऊपर देखो ये भार रखा हुआ है, ये कुछ भी वस्तु रखी हुई है इस रथ गाड़ी में। अब समझ लीजिए कि अगर भार ज़्यादा है और घोड़ा बहुत जोर से बल लगा रहा है आगे की तरफ देखो, लेकिन फिर भी अगर ये रथ गाड़ी या बैलगाड़ी, सॉरी रथ गाड़ी, ये रथ गाड़ी, ठीक है, अगर आगे नहीं बढ़ रही है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है इसकी स्थिति में, तो हम कहेंगे कार्य कैसा है, कार्य शून्य है। कब, जब इस पर इसकी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भले घोड़ा कितना ही बल लगा रहे हो, लेकिन अगर ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो हम कहेंगे कार्य कितना है, शून्य है। ठीक है, और जब इस घोड़े के द्वारा इस दिशा में बल लगाया जा रहा है आगे की तरफ, और अगर इस रथ गाड़ी की स्थिति में परिवर्तन हो गया, या आगे की तरफ सरक गई, तो हम कहेंगे कार्य किया गया है। तो क्या कहेंगे कि कार्य इस पर हुआ है। आया समझ में। तो यानी बल लगना चाहिए और दूसरा उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे देखो उदाहरण, और एक साइकिल सवार साइकिल में पैडल मार रहा है, तो साइकिल में पैडल मार रहा है मतलब वो बल लगा रहा है, और जब बल लगा रहा है तो साइकिल की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो अपने स्थान से आगे की ओर चलेगी, इसका मतलब उस पर कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों। दूसरा, एक व्यक्ति बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है। एक व्यक्ति है जो किसी भार को या तो ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहा है या नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो देखो उस पर वो बल लगा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चढ़ने में वो नीचे से ऊपर की ओर बल लगाएगा। जैसे ये सीढ़ी है, ये ऐसी सीढ़ी है समझ लीजिए,
ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो मतलब वो पहले इस तरफ बल लगाएगा ऊपर चढ़ने के लिए अपने पैरों से, फिर इस तरफ लगाएगा, फिर इस तरफ, यानी वो बल लगा रहा है और उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है, मतलब वो कार्य कर रहा है। ठीक है। लेकिन इसी तरह दूसरी शर्त कि कार्य नहीं हो रहा, कब, देखो जब एक कुल्ली वजन लेकर स्थिर खड़ा है, एक व्यक्ति है कुल्ली, वो अपने सिर पर बहुत सारा बोझा ढोकर एक जगह खड़ा है, खड़े खड़े वो थक जाएगा बिल्कुल, थोड़े समय बाद उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं है। कारण क्या है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे कि उसने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। ठीक है। दूसरा व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है, दीवार को कितनी जोर से धक्का दे रहा है कि दीवार गिर जाए या टूट जाए। वो बल तो लगा रहा है, पहली शर्त तो उस पर लागू है, लेकिन क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा क्या? अगर दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, वो नहीं गिरती या नहीं टूटती, तो हम कहेंगे कि उसने कुछ भी कार्य नहीं किया, भले कितना ही उसने मेहनत कर ली हो, भले थोड़े से मेहनत कर रहा था, लेकिन अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कहेंगे उसने कुछ भी कार्य नहीं किया। ठीक है बच्चों, चले तो अब यहाँ से हम कार्य की परिभाषा क्या बनाएंगे वो देखें। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, वो क्या होता है? एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि एक वस्तु है, ये चित्र देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये F बल लग रहा है इस तरफ, यानी कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसको इस बॉक्स को इस तरफ धक्का दे रहा है, इस दिशा में देखो, तो ये बॉक्स में गति हुई और ये बॉक्स ने कितनी s दूरी तय की और ये अपनी इस अवस्था में आ गया। ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति समझ लीजिए A बिंदु पर था और अब कहाँ पे आ गया, B बिंदु पर। तो मतलब इसने बल भी लगाया और इसकी स्थिति में परिवर्तन भी हुआ। इसने कितनी दूरी तय की, s दूरी। तो कार्य हम किसे कहेंगे कि लगने वाला बल, इस व्यक्ति ने कितना बल लगाया और इस बल के कारण कितना विस्थापन हुआ, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है। क्या कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस बल के कारण उसमें जो विस्थापन हो रहा है, जितनी दूरी वो तय कर रहा है, उसके गुणनफल को क्या हम कहेंगे, कार्य। ठीक है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बल तो पता है, ठीक है, कि बल इस दिशा में लग रहा है, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वस्तु आगे की तरफ गति करेगी या पीछे की तरफ गति करेगी। दिशा का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल इतना पता है कि उसमें विस्थापन होना चाहिए, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। कोई दिशा किस दिशा में होगा वो हमें मतलब नहीं है। हमें केवल ये पता है कि उस पर बल लगना चाहिए और उसकी स्थिति में बदलाव आना चाहिए, उसमें विस्थापन होना चाहिए, लेकिन कौन सी दिशा में विस्थापन होना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस कारण से ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई ज्ञान जरूरी हमें नहीं होता। ठीक है, केवल परिमाण का मान होता है, दिशा जरूरी नहीं होती। इस कारण से ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि कार्य बराबर किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस बल के कारण उस वस्तु ने कितना विस्थापन किया, कितनी दूरी तय की। ठीक है, दूरी मतलब वही विस्थापन, विस्थापन कितना तय किया, उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, कार्य। ठीक है। आगे बात करें कार्य का मात्रक। तो देखो कार्य का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, या इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा, देखो W = F गुणा S। F क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, और लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दूसरा नाम इसको देते हैं जूल। क्या देते हैं, जूल। तो आप चाहें तो कार्य की इकाई न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और कार्य की इकाई क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है। अब देखें एक जूल की परिभाषा क्या होगी, तो बिल्कुल सरल है। देखो W = क्या होता है, F गुणा S। अब एक जूल कब होगा कार्य, जब W = यानी बल का मान भी कितना हो जाए, 1 न्यूटन, और विस्थापन भी कितना हो जाए, 1 मीटर। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य भी कितना होगा, 1 जूल। कितना होगा, 1 जूल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी
कि यदि 1 न्यूटन बल लगाने पर किसी वस्तु में कितना विस्थापन हो, 1 मीटर का विस्थापन हो, तो इस स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, 1 जूल होगा। फिर से सुनो, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना विस्थापन हो, 1 मीटर का विस्थापन हो, तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। ठीक है बच्चों, देखो तो जब एक वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी जब कोई बल किसी वस्तु को उस बल की दिशा में कितना 1 मीटर विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य कितना होता है, 1 जूल होता है। यानी जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को उस बल की दिशा में कितना विस्थापित कर दे, 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो उसे हम कहेंगे कि इस स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा बच्चों, 1 जूल होगा। ठीक है, चलिए तो देखो वही लिखा हुआ है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन का बल गुणा 1 मीटर का विस्थापन, तो बराबर 1 जूल आ जाएगा कार्य। ठीक है, जैसे ये देखो एक टेबल पर 2 आकृति बताई गई है, इस पर ये बल लग रहा है और इधर ये विस्थापन कितना कर रहा है, 1 मीटर का, और बल भी कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चित्र बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करता है। गुरुत्व बल कैसे कार्य करता है, ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ेगा वो, तो वो कैसे कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कार्य को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य। और जब बल की दिशा में ही कार्य होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। ठीक है, अभी हम और इसको आगे से समझते हैं। अभी हम आगे देखें, कार्य का परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। अब जो कार्य का परिमाण है, कार्य का मान है, वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखो W = F गुणा S, तो मुख्यतः वो किस पर निर्भर कर रहा है, W F पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, कार्य लगने वाले बल पर निर्भर कर रहा है सीधा, कि अगर बल ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा, अगर बल कम होगा तो कार्य भी कितना होगा, कम होगा। क्योंकि जो कार्य है वो किस पर सीधा, किसके समानुपाती है, बल के। अगर ज़्यादा बल मतलब किया गया कार्य ज़्यादा, अगर बल कम है तो किया गया कार्य कम। ठीक है बच्चों, तो बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, बल का परिमाण कार्य का परिमाण एक तो उस पर लगने वाले बल पर निर्भर करता है, और दूसरा देखो किस पर निर्भर कर रहा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी विस्थापन के, कि अगर विस्थापन ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा, अगर विस्थापन कम होगा तो कार्य भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि जो कार्य का परिमाण है, देखो सूत्र से पता चल रहा है सीधा, कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो बल पर निर्भर कर रहा है और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। तो बल और विस्थापन के सीधा समानुपाती है, मतलब बल ज़्यादा होगा, अगर बल बढ़ेगा तो कार्य का मान भी बढ़ेगा, अगर बल का मान कम होगा तो कार्य का मान भी घटेगा। इसी तरह देखो W किसके सीधा समानुपाती है, विस्थापन के। अगर विस्थापन का मान अधिक होगा मतलब कार्य ज़्यादा हुआ है, अगर विस्थापन का मान कम होगा मतलब कार्य कम हुआ है। तो जो कार्य का परिमाण है वो उस पर लगने वाले बल और उस बल के कारण जो विस्थापन हो रहा है उन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, चले देखो वही बात लिखी हुई है कि ज़्यादा विस्थापन मतलब ज़्यादा किया गया कार्य, कम विस्थापन मतलब कम किया गया कार्य। ठीक है, अब हम कार्य के क्या देख रहे हैं, प्रकार, कि धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, और जो कार्य शून्य कार्य है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, तो देखो हमारे पास सूत्र क्या है, W = F गुणा S। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कार देखो इस दिशा में चल रही थी, है ना, और इस पर अगर ऐसे बल लग रहा है, ये भाई गति भी इस दिशा में कर रही थी और इस पर लगने वाला बल भी इस दिशा में है, तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि गति और बल दोनों की दिशा कैसी है, समान है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है, अगर बल इस दिशा में लग रहा है और अगर विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, गति भी, तो वो क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा। लेकिन अगर बल विपरीत देखो, और अगर क्या होगा कि अगर बल इस दिशा में लग रहा है और वस्तु की गति इस दिशा में हो रही है, तो क्या होगी, गति माइनस में हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है कि कार्य धनात्मक कब होता है, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, कि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही थी उसी दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो हम कहेंगे कि वो कैसा कार्य किया गया है, धनात्मक कार्य किया गया है। देखो बच्चों चित्र में आपको दिख रहा है, एक बच्ची टेबल पर एक कार को खींच रही है
तो देखो ये बल इस तरफ लगा रही है आगे की तरफ, और गति भी इस तरफ हो रही है। देखो गति और बल की दिशा समान है, इसका मतलब यहाँ पर किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब होगा, तब होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है 180 के कोण पर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपने देखा होगा कि ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है, साइकिल। अब ये पेंडल से इस तरफ आगे की तरफ बल लगा रहा है, किस तरफ बल लगा रहा है, आगे की तरफ। लेकिन अगर इस पर कोई पीछे से बल लगा रहा है इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में। भाई पहले ये इस दिशा में गति कर रही थी, लेकिन अगर पीछे से किसी ने इस तरफ बल लगा दिया और इस बल का मान अगर इससे ज़्यादा हो गया तो साइकिल क्या करेगी, पीछे की ओर गति करेगी। मतलब वो पेंडल वाला तो आगे बल लगा रहा है, लेकिन वो साइकिल पीछे की ओर गति करेगी क्योंकि इस पर दूसरा व्यक्ति पीछे की ओर बल लगा रहा है। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। देखो एक और उदाहरण के जरिए यहाँ पर समझते हैं, नीचे लिखा हुआ देखो कि जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है। सही बात है, जैसे ये गेंद है और इस पर यहाँ से अगर आपने अपने पैर से इसको अगर किक मारी है इधर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस दिशा में गति करेगी क्योंकि आपने किक इस दिशा में मारी है। तो ये कार्य कैसा है, ये धनात्मक कार्य है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है तो उस पर घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और ये कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि जब गेंद रुकेगी तो गेंद रुकने का कारण क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला घर्षण बल। तो जो फुटबॉल थी वो तो ऐसे गति कर रही थी पहले तो, लेकिन जब इस पर घर्षण बल लगेगा तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, पीछे की ओर। घर्षण बल क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये गेंद कुछ समय के बाद रुक जाएगी। मतलब रुकेगी कब, जब ये पीछे की ओर इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो जब विपरीत दिशा में कार्य करेगा और गति फुटबॉल की इस तरफ थी, यानी जब बल और उस पर उसकी जो गति है अगर वो दोनों अलग अलग दिशाओं में है तो उस स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, देखो चित्र में एक बार फिर से सुन लो। जैसे अगर किसी खिलाड़ी ने इस गेंद को, फुटबॉल को इधर किक मारी तो इसने बल भी इस तरफ लगाया और गति भी इस तरफ हो रही थी, मतलब कैसा कार्य था, धनात्मक। लेकिन कुछ समय के बाद आगे जाकर ये फुटबॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कारण क्या है कि आपने बल तो इस तरफ लगाया था पहले तो, लेकिन पृथ्वी का घर्षण बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, और इसकी गति किस तरफ हो रही थी, इस तरफ, और घर्षण बल इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में देखो गति इस तरफ है, बल इस तरफ है, तो ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है। तो इस स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब शून्य कब होगा, तो कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। कार्य शून्य कब होता है, जब लगाए गए बल और गति की दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो ये चित्र नीचे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ चंद्रमा या दूसरे उपग्रह क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा की गति की दिशा के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये पृथ्वी है और ये उपग्रह या चंद्रमा है, तो इसकी और इस पृथ्वी का जो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, सीधा केंद्र की ओर लग रहा है 90 डिग्री के कोण पर। अतः यहाँ पर ऐसी स्थिति में इस चंद्रमा पर या उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, शून्य है। वो कितना है, शून्य है। कब, जब किसी वस्तु के बीच में, ठीक है, जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हो और जिस दिशा में वो गति कर रही है उनके बीच में अगर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, वो होगा शून्य। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कार्य के प्रकार, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है और कार्य शून्य क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह देखो ऋणात्मक कार्य का दूसरा मतलब क्या है। और जैसे अभी हमने एक चित्र देखा था कि एक बच्चा सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था ना, इसका मतलब कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य कर रहा था। जैसे ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से आपने किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया इधर, तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। कारण क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसकी दिशा कैसे होती है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होती है। लेकिन आप अब जो वस्तु है वो वस्तु इस दिशा में गति कर रही है
और बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, यानी कि गति और बल की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा बल। इसी तरह धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की दिशा में किया गया कार्य है, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होगा, प्लस होगा, धनात्मक, और वो वस्तु की दिशा भी इस तरफ होगी, मतलब दिशा और बल दोनों समान है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखें, हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि एक कुली 15 किलोग्राम बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, जमीन पर कोई 15 किलो का बक्सा रखा था, ये 15 किलो का, ये एक व्यक्ति उठा के कितनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर, ये उसका सिर है, यहाँ पर कितनी ऊंचाई है उसकी, 1.5 मीटर, यहाँ से उठा के वो यहाँ पे रख रहा है। तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। हमें कार्य ज्ञात करना है कि उस बोझ पर उस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो देखें, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 15 किलो, उसने दूरी कितनी तय की है बोझ ने, 1.5 मीटर। ठीक है, फिर W बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो बल का सूत्र क्या होता है, ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है तो हम क्या लिखेंगे, F = mg। ठीक है, तो F = mg, m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और s का मतलब विस्थापन। तो m का मतलब द्रव्यमान 15 किलो, g का मतलब 10, s का मतलब 1.5। ठीक है, तो इस जो को हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 225 न्यूटन मीटर, यानी कि 225 जूल। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा उस बोझे पर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 225 जूल। ठीक है, बिल्कुल सूत्र हमने रखा, केवल हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ था, विस्थापन दिया हुआ था। अब वो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो इस स्थिति में कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। आ रहा है समझ में, तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया, 10। तो इस स्थिति में जो उस व्यक्ति के द्वारा बोझ पर किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, 225 जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा से संबंधित विभिन्न स्रोत क्या होते हैं, तो उन बातों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने कार्य से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने पढ़ ली। देखो, मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट कि कार्य हमने क्या पढ़ा, कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस बल के कारण कितना विस्थापन होता है, उस बल और उस विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उस बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन, तो उस बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल। फिर कार्य के लिए शर्तें क्या हैं, कि कार्य किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए, तो भी हम कहेंगे कि कार्य किया गया है, अन्यथा हम कहेंगे किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। फिर हमने कार्य के प्रकार देखे कि धनात्मक कार्य क्या होता है, कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक जैसी होती है, एक समान होती है, तो हम कहते हैं कि कार्य धनात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है तो हम कहेंगे कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। फिर कार्य शून्य कब होगा, जब लगने वाले बल और जो गति की दिशा है उस वस्तु की, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य। ठीक है, और ये हमने अच्छे से बात कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कार्य से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम ऊर्जा से संबंधित संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।